नमस्कार। आज के हमारे लेक्चर का विषय है 18वीं सदी। पिछले लेक्चर में, जो कि भारत का इतिहास 1750 से 1857 की श्रृंखला में 18वीं सदी के बारे में हमने जो बात की थी कि किस प्रकार से 18वीं सदी को दो भागों में विभाजित करके देखा गया है। पहले 18वीं सदी का जो भाग है उसमें मुगल पतन के बारे में बात की गई है और बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने मुगल पतन के बारे में बात करते हुए औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में बात की कि किस प्रकार से औरंगजेब की नीतियां जो है वह पतन के लिए जिम्मेदार थीं। कुछ ने उन नीतियों के संदर्भ में बात करते हुए ये भी कहा कि किस प्रकार से वे सामाजिक और आर्थिक रूप से मुगल साम्राज्य के लिए उस समय महत्वपूर्ण थी और साथ ही साथ उनको एक परिप्रेक्ष्य देने की कोशिश की, विशेषकर सतीश चंद्रा इत्यादि जैसे इतिहासकारों ने। लेकिन जब हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन जो कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में हम उसे ज़्यादा विशेष रूप से देख पाते हैं, क्योंकि ये औरंगजेब की जो मृत्यु है उसमें हम उसे उस पीरियड तक हम उसे ग्रेटर मुगल्स के फॉर्म में देखते हैं और बाद के जो मुगल शासक है वो अपनी कोई विशेष स्थान भारत के संदर्भ में, शासन के संदर्भ में नहीं बना पाते। ये अलग बात है कि अगर हम देखें तो प्रतीकात्मक रूप से वो 1857 तक शासन करते हैं, लेकिन उनकी जो शक्ति है वो पूरी तौर पर क्षीण हो जाती है और शक्ति क्षीण होने की वजह से उनका महत्व जो है वह कम हो जाता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि 18वीं शताब्दी को बहुत से इतिहासकारों ने एक अंध युग के संदर्भ में देखने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो 18वीं शताब्दी थी उसमें किसी किस्म के बहुत ज़्यादा जो विकास है वह नहीं होते हैं। तो अगर हम कुछ ग्रंथ सूची या संदर्भों के बारे में बात करें तो सी मालवी की जो पुस्तक है, एडिटेड किताब भारत में 18वीं शताब्दी, तपन राय चौधरी की द मिड 18th सेंचुरी बैकग्राउंड इन धर्म कुमार एडिटेड कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 में, और क्रिस्टोफर बेली की रूलर्स, टाउन्समेन एंड बाजार, नॉर्थ इंडियन सोसाइटी इन द एज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसी जो पुस्तकें हैं वो हमें 18वीं शताब्दी के बारे में, उसकी घटनाक्रम और स्थितियों के बारे में हमारे को जानकारी प्रदान करती हैं और इतिहासकारों ने अलग अलग अपने विचार जो हैं इसके संदर्भ में दिए हैं। कुछ ने इसे अंधकार युग माना है और जो संशोधनवादी इतिहासकार हैं उन्होंने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और विभागों का अध्ययन करने का प्रयास किया है और उनका ये तर्क है कि तस्वीर जो है वो मिली जुली है। कुछ क्षेत्रों में समृद्धि थी तो कुछ क्षेत्रों में स्थिति बिगड़ी हुई थी। तो हम पूरी 18वीं शताब्दी को एक तरीके से अंधयुग या पूरा पतन के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां पर हम पाते हैं कि जो स्थिति थी वह बेहतर भी थी। और इरफान हबीब और अतहर अली अंधकार युग के संदर्भ में बात करते हैं और कहते हैं कि यह एक लापरवाह युग था या उस युग में प्रकृति में हम पतन देखते हैं। और उसी और हम जब बात करते हैं तो तपन राय चौधरी, क्रिस्टोफर बेली वे 18वीं सदी को उतना धूमिल नहीं बताते जितना कि उसके बारे में अनुमान लगाया गया है और कहते हैं कि किस प्रकार से उस समय की जो स्थिति थी वह इतनी खराब नहीं थी, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में हम प्रगति और समृद्धि का दौर भी देखते हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में हम गिरावट का भी। तो हम पूरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि 18वीं शताब्दी में जो स्थितियां थी वो पूरी तौर पर पतन की ओर थी। अगर ऐसा होता तो पूरे भारत में ऐसे पतन की स्थितियां बनती, लेकिन ऐसा नहीं था और इतिहासकारों ने अपने कारण भी इस संदर्भ में दिए। उन्होंने अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं जिनके द्वारा वे बताना चाहते हैं कि 18वीं शताब्दी किसी भी प्रकार से एक अंधयुग नहीं थी, जैसा कि इरफान हबीब ने कहा भी है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 18वीं शताब्दी को अगर हम देखें तो किस प्रकार से जो राजस्व, जैसे कि मेरठ और बरेली में जो राजस्व का जो संग्रह था वो 200% बढ़ गया था
और ऐसा मुजफ्फर आलम का कहना था। और बेली ने कहा कि बनारस और अवध के व्यापारिक घरानों की समृद्धि एक महत्वपूर्ण इस समय की देन थी, और अगर वहाँ के जो व्यापारिक केंद्र महत्वपूर्ण रूप से व्यापार कर रहे थे तो ये कहना गलत होगा कि इस समय पूर्ण तौर पर एक अंधकार का युग था। और तपन राय चौधरी ये भी कहते हैं और उन इतिहासकारों का वो खंडन भी करते हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन को भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के साथ जोड़ते हैं। और हम ये भी तपन राय चौधरी का ये भी कहना है कि सूती कपड़ा, फला फूला और बंगाल में चीनी अप्रभावित रही। जाटों और मराठों के कब्जे में आगरा 1787 तक एक समृद्ध शहर था। तो इन जब स्थितियों को हम देखते हैं जिसमें तपन राय चौधरी ने मुगल साम्राज्य और पतन को जोड़कर देखे जाने की बात है, उसको पूरी तौर पर नकार दिया है। और उन्होंने कहा है कि मुगल साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के संदर्भ में इतना कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे जो क्षेत्र थे उनमें वो क्षेत्र अपने विकास की ओर थे, और बहुत सारे जो ऐसे उद्योग थे जिन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। और अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शहरों की, जो कि आगरा एक महत्वपूर्ण शहर था उस समय, तो जाटों और मराठों के कब्जे में आगरा 1787 तक एक समृद्ध शहर के रूप में देखा गया। तो अगर उसमें इस प्रकार की समृद्धि थी तो हम उसे किसी प्रकार से अंधयुग के संदर्भ में ना देखें। साथ ही साथ जब हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो जगत सेठों के संदर्भ में बात की गई कि वो एक प्रकार के वित्तीय दिग्गज थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, उनमें व्यापार करने की एक बहुत बड़ी क्षमता थी। और जो जगत सेठ बंगाल में थे वो हुंडी के रूप में पूरी प्रांत का राजस्व अपने दिल्ली एजेंटों के पास में भेज सकते थे। इससे ये भी पता चलता है कि जगत सेठ उस पैसे का उपयोग बंगाल में कर सकते थे, क्योंकि वो पैसा उन्होंने बंगाल में लिया था। साथ ही साथ ये भी मालूम चलता है कि उसके एजेंट के पास में वह राशि दिल्ली में वापस करने की क्षमता थी, और दोनों स्थानों पर वाणिज्यिक नेटवर्क भी था। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार के जो उदाहरण हैं जिसमें जगत सेठों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस संदर्भ में, तो हम ये पाते हैं कि वो किस प्रकार से उनके पास में जो पैसा बंगाल में जमा किया गया उसको दिल्ली में देने की क्षमता भी थी, और साथ ही साथ बंगाल में उस पैसे को खर्च करने की भी क्षमता थी। तो अगर इस तरीके की स्थितियां थी तो उन स्थितियों में ये कहना कि वो एक अंधयुग था जहां किसी किस्म का कोई विकास नहीं हो रहा था, आर्थिक पक्ष जो है वह बहुत कमजोर था, तो ये कहना भी गलत होगा। और विनिमय के साधनों के बारे में बात करें, जैसे हुंडी या साखपत्र का यह वित्तीय परिष्कार राजनीतिक अवस्था के दौर में विकसित हुआ। सर्राफा के साथ यात्रा करना भी कठिन था। तो हम ये देखते हैं कि जो हुंडी है, साखपत्र है, उसका जो विकास इस समय में हुआ वो इस समय इसलिए भी हुआ क्योंकि यात्रा उस समय करना कठिन था, और इसीलिए जो व्यापारी थे वो चाहते थे कि हुंडी या साखपत्र को लेकर साथ में चले। तपन राय चौधरी ने 18वीं शताब्दी में बाजार की ताकतों के विकास ने भारतीय कृषि के जीवन व्यापन के स्वरूप पर प्रभाव डाला, उनका ऐसा कहना है। और हालांकि कृषि निर्वाह उन्मुख थी, लेकिन नकद में राजस्व का भुगतान करने के लिए इसका व्यवसायीकरण किया गया, और यह व्यवसायीकरण एक खंडीय व्यवसायीकरण के रूप में हम देख सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि बेली और तपन राय चौधरी ने इस बारे में किस तरीके के विचार प्रस्तुत किए हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो कृषि थी वो निर्वाह के उन्मुख थी। कृषि कुछ ऐसा उत्पादन नहीं कर रही थी कि जिससे कि एक प्रकार का सरप्लस पैदा हो और वो सरप्लस का इस्तेमाल किया जा सके व्यापार के संदर्भ में। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि नगद में राजस्व का भुगतान करने के लिए जो ब्रिटिश थे उनका दबाव भारतीयों पर था,
और उसकी वजह से जो व्यवसायीकरण है, कृषि में व्यवसायीकरण हमें देखने को मिलता है। और ये व्यवसायीकरण जो है एक प्रकार से खंडीय व्यवसायीकरण था, क्योंकि हम पाते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से व्यवसायीकरण नहीं हो पाता है। किसी क्षेत्र में ही इस प्रकार का व्यवसायीकरण हमें देखने को मिलता है। खेती की तकनीक के बारे में बात करें तो हम पाते हैं कि वो पिछड़ी और गतिहीन थी, उसमें कोई विकास नहीं हुआ था। लोहे के फाल का अधिक प्रयोग नहीं होता था और गरीबी में जनता थी। और उस समय प्रति एकड़ उपज जो थी वो फिर भी कम, अगर हम उस समय के अमेरिका से तुलना करें तो वो ज़्यादा थी। तो जो उत्पादकता है उसके संदर्भ में जब बात की जाती है तो हम उत्पादकता को इतना कम नहीं पाते। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कृषि के अंदर, जैसे इंग्लैंड में कृषि में क्रांति हुई थी औद्योगिक क्रांति होने से पहले, तो भारत में इस प्रकार की कोई क्रांति जो है कृषि के संदर्भ में हमें देखने को नहीं मिलती। औद्योगिक क्रांति की तो भारत के संदर्भ में हम बात भी नहीं करते, क्योंकि जो औपनिवेशिक शासन था उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाया कि किसी भी किस्म का औद्योगिक विकास जो है वो औपनिवेशिक शासन में नहीं हो पाया। लेकिन जब हम खेती की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि खेती में भी नए किस्म की जो तकनीक है उसका प्रयोग भारत में नहीं किया जाता, और जो जनता है उसकी स्थिति काफ़ी गरीबी की है। और साथ ही साथ हम ये भी पाते हैं कि जो उसकी तकनीक है उनमें कोई नए प्रयोग भारत में उस समय नहीं किए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं उत्पादन की, मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम ये पाते हैं कि जो गतिहीन प्रौद्योगिकी है उसका एक महत्वपूर्ण कारक थी, क्योंकि भारत में जो प्रौद्योगिकी थी उसका विकास उस समय नहीं हुआ और जो उपकरण थे वो भी अल्प विकसित थे और जिनका कि और भी ज़्यादा विकास किया जा सकता था। और भारत, हम ये देखते हैं कि चाहे वो जल चक्की हो या पवन चक्की हो या समुद्री उपकरण है या मुद्रण के उपयोग में भारत काफ़ी पिछड़ गया। और साथ ही साथ भारत में हस्तकौशल का असाधारण परिष्कार था। और हम ये भी देखते हैं कि इस हस्तकौशल होने की वजह से बहुत सारी जो मशीनें हैं जो कि उस समय बन सकती थी या जिनका प्रयोग किया जा सकता था, उन पर भी जोर नहीं दिया गया। और बहुत सारे जो आविष्कार जो इंग्लैंड में कृषि क्रांति में, साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति में होते हैं, तो इस तरीके के जो आविष्कार थे वो भारत में हम नहीं देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां अगर हम देखते हैं तो सूरत में जहाज़ों का उत्पादन और भारी बंदूकों का निर्माण, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें जहाज़ों के संदर्भ में जो कि व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, या बंदूकों के संदर्भ में जो कि युद्ध कौशल के लिए महत्वपूर्ण थी। तो ये दोनों चीज़ों के संदर्भ में हम इस पीरियड में, इस समय में हम देखते हैं कि विकास होता है। और जब हम देखते हैं कि जो प्रौद्योगिकी है उसमें परिवर्तन क्यों नहीं आता है, क्या उसका कारण ऐसा था जिसकी वजह से हम वो परिवर्तन जिसे देखना चाहते हैं वो हमें इस समय दिखाई नहीं देता है। तो हम पाते हैं कि बाजार की मांग में बहुत ही धीमा बदलाव था, क्योंकि कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं होती, किसी किस्म की जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से ज़्यादा उत्पादन किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ हम जो देखते हैं वो यह है कि ग्रामीण क्षेत्र उत्पादों के लिए बाजार की बजाय आपूर्ति का स्रोत बने रहे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से केवल सामान शहरी क्षेत्रों में आता है, और ऐसा नहीं था कि शहरी क्षेत्रों से भी सामान ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हो। अगर इस तरीके की स्थिति अगर बनती तो भारत में हम ये पाते कि औद्योगिक क्षेत्र में बने हुए जो वस्तुएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचती, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो केवल सामान को आपूर्ति करने के लिए भेज रहे थे। और हम ये भी देखते हैं साथ ही साथ कि जो सूक्ष्म विशिष्ट वंशानुगत कौशल की परंपरा थी वह भी भारत में थी।
और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी की मांग या ज़रूरत महसूस नहीं की गई, क्योंकि वंशानुगत रूप से जो लोग किसी एक कला में कौशल रखते थे वो उस कला से या कार्य से जुड़कर उसी प्रकार का हाथ से कार्य कर रहे थे। और प्रौद्योगिकी और उत्पादन के तरीके में परिवर्तन बहुत ही सीमित हमें इस समय में देखने को मिलते हैं कि हमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा विशेष परिवर्तन इस समय में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर हम 18वीं शताब्दी के मध्य तक देखें, लंबी दूरी के व्यापार के मुख्य सामान रंग या उत्पादन के स्थानीय केंद्रों से खरीदे जाने लगे और यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक स्टेशनों ने इस विकास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र प्रदान किए और नए शहरों मद्रास और कलकत्ता के विकास में सहयोग दिया। ददनी अरंगों से खरीदी के कारण उत्पादन पर व्यापारियों का निरंतर बढ़ता रहा। तो हम ये देखते हैं व्यापार के संदर्भ में जो अरंग थे, औरंग जिन्हें कहा जाता है, जो कि उत्पादन के स्थानीय केंद्र थे जहां से काफी सामान खरीदा जाता था, ना कि भारतीय व्यापारी बल्कि जो विदेशी व्यापारी हैं वो भी अरंग से सामान खरीदा करते थे, जिसकी वजह से जो स्थानीय क्षेत्र थे वो बाजारों के रूप में विकसित हो रहे थे। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो नए शहर थे मद्रास या कलकत्ता, उनमें किस प्रकार का इस समय बदलाव आता है या विकास होता है कि ये बड़े बड़े शहर जो है वो स्थापित किए जाते हैं। और जब हम ददनी के बारे में बात करते हैं तो ददनी एक ऐसी प्रक्रिया या प्रथा थी जिसमें जो व्यापारी था वह जो लोग उत्पादक थे उन्हें पहले से ही एडवांस या तो पैसा या वस्तुएं दोनों दिया करते थे, और जब उन्हें पहले से ही एडवांस या अग्रिम राशि या वस्तुएं प्रदान की जाएंगी तो हम पाते हैं कि बहुत सारे जो लोग कार्य कर रहे थे वो उन्हीं व्यापारियों के साथ में जुड़ जाते हैं। और जब वो इस तरीके का उत्पादन करते हैं तो अरंग जो कि स्थानीय एक ऐसी निर्माण की क्षेत्र थे जिनमें स्थानीय रूप से बहुत ज्यादा व्यापार भी हुआ करता था, तो उनमें भी बढ़ोतरी होती है। और जब हम देखते हैं कि निर्माताओं के विशेष समूहों को एक व्यापारी से बांधना और निश्चित मूल्य पर वस्तु की बिक्री करना, इस तरीके की चीजें दादनी में हमें देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ हम पाते हैं कि कारीगरों को दैनिक मजदूरी भी मिलने लग जाती है। इससे नियोक्ता मजदूरी श्रम संबंध आया, हालांकि यह बहुत ही सीमित था। हम ये नहीं कहते कि जब इस तरीके से दैनिक मजदूरी मिलने लगी तो जो फैक्ट्री सिस्टम है वो स्थापित हो गया, क्योंकि वो हमें देखने को नियमित रूप से नहीं मिलता, क्योंकि ये जो संबंध था ये बहुत ही सीमित किस्म का संबंध था और ऐसा नहीं था कि इस तरीके के जो संबंध थे वह स्थापित हो गए। जब हम बात करते हैं व्यापार के संबंध में, जो विदेशी व्यापार या उस पर जो नियंत्रण भारतीयों के हाथों में जो पहले था वो है अब चला गया, और जो स्थानीय व्यापार था अब उस पर जो यूरोपीय लोग थे उनका प्रभुत्व हो गया। और हम पाते हैं कि जो भारतीयों की जो व्यापार करने की जो क्षमता थी उसमें एक प्रकार का नुकसान भारतीयों को हुआ, क्योंकि जो विदेशी व्यापारी थे वो उन्हें इस प्रकार का व्यापार करने में मदद नहीं कर रहे थे या उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे जिससे भारतीय व्यापारी वो व्यापार कर सकें। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो नए केंद्र हैं उनका भी उदय होता है, चाहे वो कलकत्ता हो या और कई सारे केंद्र जहां पर इस प्रकार के व्यापार करने संभव हो पा रहे थे। और यूरोप के साथ जो व्यापार था उसकी मात्रा में इस समय में वृद्धि होती है, और ब्रिटिश व्यापार को संतुलित करने के लिए अफीम चीन भेजी जाती थी, जबकि चाय वहां से ब्रिटेन भेजी जाती थी। तो इस तरीके का जो ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय व्यापार है वह भी हो रहा था, जहां से चाय जो कि ब्रिटिश लोगों की जरूरत थी वह चाइना से या चीन से ब्रिटेन भेज दी जाती थी, और उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए भारत से जो अफीम है
वो चाइना भेज दी जाती थी, चीन भेज दी जाती थी। और हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है वो दोनों तरफ से उसका फायदा उठा रहे थे, क्योंकि उन्हें अब कोई भी पैसा जो है वो चाइना या चीन को नहीं देना था अपनी अफीम ले जाने के लिए, बल्कि भारत से भेजे गए जो चाय को ले जाने के लिए और भारत से भेजी गई जो अफीम है वो उसे चीन में छोड़ रहे थे। और चीन से बहुत सारी जो चाय जो कि अंग्रेजों की जरूरत थी वो उस चाय को वहां से उसका निर्यात कर रहे थे। तो बहुत से इतिहासकारों ने इस संदर्भ में इस स्थिति को देखने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो व्यापार था उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत को एक औपनिवेशिक राज्य बनाने में। और वासुदेव चटर्जी ने ये कहा कि कमजोर सौदेबाजी की शक्ति या भारतीय कारीगर उत्पादन की स्थिति का पता न केवल मशीन से बने सामान से लगाया जा सकता है, बल्कि उससे भी करीब 30-40 साल पहले एक यूरोपीय कंपनी जो प्रमुख बन गई थी, जो कि इन कार्यों को कर रही थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसने अपने भारत में जिस प्रकार से पैर जमाए वह एक महत्वपूर्ण कारक था जिसकी वजह से भारत की स्थिति खराब हुई। और अगर हम बात करें बाजारों के संदर्भ में, स्थिर बाजार या गंज जो है, जिसे द्विसाप्ताहिक किसान बाजार या हाट की तुलना में उच्च स्तर की अर्थव्यवस्था गतिविधि का संकेत देता है। तो गंज जो है, क्रिस्टोफर बेली और रायचौधरी दोनों ने ऐसा कहा है कि जो बाजार है वो कोई भी जो द्विसाप्ताहिक या हाट या कोई भी ऐसा बाजार जो कि स्थिर बाजार नहीं था उससे कहीं ज्यादा बेहतर गंज थे। वह ऐसे बाजार थे जो कि नियमित रूप से कार्य किया करते थे। और ऐसा नहीं था कि गंज के निर्माण से बाजार का निर्माण हुआ, बल्कि यह एक क्षेत्र में थोक बिक्री बाजार की स्वीकृति के संदर्भ में देखा गया। और जो शासक थे वो इसकी रक्षा करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्रों से कर प्राप्त होते थे। और जब उन्हें वो कर प्राप्त होते थे तो वहां पर सराय इत्यादि भी बनाया करते थे, जिससे जो लोग भी व्यापारी उस क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो वहां पर रह सकें। बेली का ये भी कहना है कि राजनीतिक गतिविधि के एक कार्य के रूप में गंज की स्थापना होती है और इससे राजस्व के स्वतंत्र संग्रह की सुविधा भी प्रदान होती है। साथ ही कृषि संपदा को वाणिज्यिक और सैन्य संपदा या संसाधन में बदलने की भी इसमें क्षमता है। और थोक बाजार व्यापारिक नेटवर्क का केंद्र बिंदु बन गए थे। तो हम ये देखते हैं कि गंज किस प्रकार से धीरे धीरे महत्वपूर्ण बन जाते हैं और वे कैसे वाणिज्यिक और सैन्य कृषि संपदा को वाणिज्यिक और सैन्य संसाधनों में बदल देते हैं। और जब हम इन क्षेत्रों में व्यापार देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर थोक बाजार जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ कई जगह हम ये भी देखते हैं कि जो तीर्थ स्थल थे उसके उत्प्रेरक के रूप में भी तीर्थ स्थल कार्य करते हैं। बेली बनारस और अवध के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि तीर्थ स्थलों का विकास धार्मिक गतिविधियों के रूप में तीर्थयात्री मार्गों के आसपास केंद्रित हुआ। और तीर्थयात्रा जो शासक थे उनको तीर्थयात्रा शुल्क के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त होती थी। और बेली ने एक डेटा भी दिया है कि 1786 में 1,70,000 मराठा तीर्थयात्रियों ने इलाहाबाद की यात्रा की। तो उनके दिए गए जो कर है उससे भी उन शासकों को फायदा हुआ करता था। और हम ये भी पाते हैं कि बेली का ऐसा कहना है कि बनारस में प्रत्येक 10 मंदिरों के लिए विभिन्न धार्मिक व्यवस्था के नियंत्रित में एक धार्मिक विश्राम गृह था। इससे अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान दिया। साथ ही साथ परिवहन, दुकानें इत्यादि जो गतिविधियां हैं उनको भी इससे बल मिला। और तपन राय चौधरी का ये भी कहना था कि निर्वाह जो है वह कृषि निर्वाह उन्मुख कृषि जो थी उसका प्रदर्शन काफी ऊंचा था भारत के संदर्भ में। और ऐसा नहीं था कि जो उत्पादन था वह काफी कम था। और वहां पर एक परिष्कृत बाजार और ऋण संरचना वाला एक व्यवसायीकरण क्षेत्र भी था। और
साथ ही साथ तपन राय चौधरी ने बाजार एकीकरण के भी कुछ संकेत दिए कि किस प्रकार से बाजार था वह एकीकृत था और उत्पादन की कम लागत पर आधारित भारतीय व्यापारियों की प्रतिस्पर्धी शक्ति को ब्रिटिश कपड़ा उद्योग ने तब महसूस किया जब उन्होंने सुरक्षात्मक मूल्य या दर लगाए। तो जब हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने व्यापार को बचाने के लिए सुरक्षात्मक मूल्य या दर जो है उन उत्पादनों पर लगाए जिनको वो वहां पर नहीं चाहते थे। और हम ये भी देखते हैं कि जो 18वीं शताब्दी है वो किसी किस्म से एक अंधयुग के संदर्भ में नहीं थी, क्योंकि इतिहासकारों ने उसके संदर्भ में जब बात की है तो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो पनप रहे थे, वहां पर विकास हो रहा था। साथ ही साथ उन्होंने बात की है गंज या फिक्स बाजार की कि किस प्रकार से जो गंज या फिक्स बाजार थे वो भी एक तरीके से बताते हैं कि किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां वहां हो रही हैं। हमने साथ ही साथ यह भी बात की थी कि जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे, जो तीर्थ स्थान थे, तो उन तीर्थ स्थानों का भी विकास होता है और बहुत सारे जो यात्री जब वो तीर्थ स्थानों पर जाएंगे तो जो वो कर देंगे वो भी शासकों को प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ आज के समय में भी जब हम देखते हैं कि जब जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर किस प्रकार की रिहाइश, खान पान इत्यादि के सारे इंतजाम जो है वो किए जाते हैं, तो उस समय भी इन तीर्थ स्थलों पर इस तरीके की जो चीजें हैं वो की गई जिन्होंने उन तीर्थ स्थलों को बढ़ावा भी दिया, साथ ही साथ जो रुपया है उसको भी जनरेट करने में मदद की। तो वाणिज्यिक वर्ग के जो लोग थे उनके द्वारा संयुक्त भंडार सिद्धांत को भी इस समय अपनाया गया और सभी ने गतिशीलता के एक स्तर और बाजार उत्तेजनाओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया की क्षमता का संकेत भी दिया। तो इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद।